ठीक है, आज हमारा चैप्टर 5 है बिहेवियर साइंसेस का, जिसमें हमने पढ़ना कि इलनेस क्या है। ठीक है। और उससे रिलेटेड हेल्थ के प्रोफेशनल जो आपके पास है, वो किस तरह से इलनेस के रिलेशन में आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। मतलब मेडिकल कम्युनिकेशन किस तरह की होती है हेल्थ के प्रोफेशनल की अपने पेशेंट के साथ। सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है मेडिकल इंटरव्यू। मेडिकल इंटरव्यू आपके पास एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है आपके पेशेंट के दरमियान में और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के दरमियान। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके फिजिशियन के दरमियान में और पेशेंट के दरमियान में, नर्स के दरमियान में और पेशेंट के दरमियान में। ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो आपका पेशेंट है वो आपको आंसर करे। ठीक है। अब इंटरव्यू का पर्पस क्या है, ताकि जो फिजिशियन है, नर्स है, या कोई और भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उससे हिस्ट्री का थोड़ा सा पता चले। ठीक है, हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, क्यों कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री आपको ना पता आपका पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रहा है या लेता रहा है, या उसमें कोई मेडिकल से रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन रही है, किसी मेडिसिन से रिलेटेड सेंसिटिविटी रही है, तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। आप उसको कोई ऐसी मेडिसिन तो जिससे वो हाइपर सेंसिटिव हो उसके लिए, तो फिर वहां पर आप गलती करोगे। तो इसलिए हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो भी आपका क्लिनिशियन होता है, वो सबसे पहले अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के जरिए से, इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब कि आपके ऐसे स्किल्स जिससे आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है। जो क्लिनिशियन है, जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो सबसे पहले अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं है, आप अपने पेशेंट से अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकते, उसको कंफर्टेबल नहीं कर सकते, तो वो अपनी बातें आपके साथ कैसे शेयर करेगा। ठीक है। और वो ना फिर अपनी नीड्स के बारे में आपको बताएगा, ना इंटरेस्ट के बारे में बताएगा, तो फिर आप अच्छे तरीके से ना उसको गाइड कर सकते हो, ना उसको डायग्नोस कर सकते हो, ना उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, ना ही कोई ट्रीटमेंट प्लान उसके लिए बना सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी गोल आपका होना चाहिए कि आप इंटरव्यू करो। ठीक है। और अपने पेशेंट के बारे में पूछो, वो कि उसको क्या चीज सफर, किस चीज से वो सफर कर रहा है, किस चीज में उसको मुश्किलात आ रही हैं, ताकि आप उसकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव कर सको। ठीक है। तो पर्पस क्या हो गया हमारे पास कि आप ट्रस्ट डेवलप कर सको, इंफॉर्मेशन गैदर कर सको, इंफॉर्मेशन दे सको, और इसके अलावा आपने जो भी उससे प्लान प्रोवाइड करना है, जो भी डायग्नोस करना है, जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, उससे रिलेटेड आप उससे बता सको और इंफॉर्मेशन हासिल कर सको। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है इंटरव्यू का। इसमें सबसे पहले आप पेशेंट को ग्रीट करते हो, सलाम दुआ लेते हो। ठीक है, आप अपने बहुत से भी, अगर आपकी रोटेशन स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई, या आप कभी लेकर गए हो अपने रिलेटिव में से किसी को डॉक्टर्स के पास, तो पूछेंगे, अगर बड़ी कोई खातून होगी तो पूछेंगे क्या हाल है अम्मा जी, आप ठीक है। ठीक है, ताकि वो थोड़ा अपनायत सा फील हो की होया तो उसकी जो है बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, उसकी एथनिक के हिसाब से, वो जिस रीजन से है उस हिसाब से वो कोशिश करते हैं कि उनकी लैंग्वेज में बात की जाए। ठीक है। और फिर हम वो पूछना शुरू करेंगे क्या हुआ है आपको। ठीक है। और फिर पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी स्टोरी बताना शुरू करेगा कि क्या उसे प्रॉब्लम है, किस चीज से वो सफर कर रहा है। ठीक है। अब एक क्लिनिशियन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इंटरव्यू का एजेंडा बनाए। एजेंडा एक स्मॉल आप आउटलाइन कह लो, जो आप इंटरव्यू से पहले बनाते हो। ठीक है। ये आपके बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या आपके जहन में होना चाहिए एजेंडा कि मैंने किस तरह से इंटरव्यू करना। ठीक है। अगर तो कोई प्री अपॉइंटमेंट हुआ हुआ है आपके पेशेंट का, तो आप अपने पेशेंट को देखो और देखो क्या उसको परेशानी है। अगर आपको पता है पेशेंट ने ऑलरेडी फोन करके आपसे अपॉइंटमेंट लिया और उसने बताया हुआ है कि मुझे ये मसला है, तो आप उससे रिलेटेड पहली आउटलाइन बना लो। अगर आप बिगनर हो कि मैंने इससे ये पूछना है, इस चीज के बारे में पूछना है, इसकी हिस्ट्री के बारे में ये चीज मैंने देखनी है, और उसके सिम्टम्स देखने हैं या पूछना है, ये आपने चीजें करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस बनाते हो कि आप उसकी सिम्टम्स को देखते हुए, उसकी हालत को देखते हुए, उसकी हिस्ट्री को देखते हुए, या जो कुछ आपको सामने नजर आ रहा है उसको देखते हुए आप हाइपोथेसिस बनाते हो। मतलब एक रफ सी स्टेटमेंट बना सकते हो सकता है इसको ये हो सकता है उसको ये हो, फिर आप उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। ठीक है। टेस्ट आप किस तरह करते हो, डिफरेंट जो आपके मेडिकल टेस्ट है उसके जरिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि मेरे पेशेंट को डेंगू है, लेकिन मुझे ये मेरा हाइपोथेसिस, मुझे कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं? क्योंकि हम देख के पेशेंट को नहीं बता सकते उसको क्या है। तो उसके लिए मस्ट है कि हम देखें, कंफर्म
कंफर्मेशन की तरफ जाए, तो वो टेस्ट के जरिए से होगी। फिर मैं उसको कहूंगी अच्छा आप सीबीसी करवाओ, सीबीसी करवा कर आएगा, ठीक है। उससे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर उसको देखते हुए मैं फिर उसको डायग्नोस करूंगी, इधर उसको डेंगू है या नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसको सीबीसी करवाया, उसको डेंगू डिटेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है कि फिर अलामात मलेरिया की तरह की भी है, तो फिर मैंने उसको टेस्ट के लिए बोला, ठीक है। तो आप सारे टेस्ट जो है वो एक साथ ही बोल देते जो जो जिस जिस चीज पे आपको शक है, ठीक है। फिर आप एक प्लान बनाते हो उसके लिए, और उस प्लान में जिसमें आप इवेल्युएशन करते हो, फर्दर ट्रीटमेंट करते हो, पेशेंट एजुकेशन के बारे में देखते हो, और फिर पेशेंट को बताते हो कि आपको उसका ये प्लान फॉलो करना है। अब प्रिंसिपल्स क्या क्या है आपके इंटरव्यू के, मतलब पेशेंट के से जो आप इंटरव्यू कर रहे हो, सबसे पहला एक्टिव लिसनिंग, आपको उसे बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि लगे कि हाँ कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मुझे सुनना चाहता है, मेरी प्रॉब्लम को सुनना चाहता है, आपने एक्टिव लिसनिंग कर ली, सॉरी। फिर अडेप्टिव क्वेश्चंस, अडेप्टिव क्वेश्चनिंग मतलब कि जो वो अपने आप के बारे में बता रहा है, जो पेशेंट आपको बता रहा है, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हो, मतलब मुंह से बोले बगैर भी आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। मुंह से बोले बगैर डॉक्टर की क्या कम्युनिकेशन है, उसका हार्ट रेट चेक करना, उसका बीपी चेक करना, उसका शुगर लेवल चेक करना, उसकी आंखें चेक करना, कहीं इसको जॉन्डिस तो नहीं है, ठीक है। उसकी हड्डियां चेक करना, हो सकता है कि वीकनेस की वजह से हो रहा हो, उसकी ओवरऑल बॉडी को चेक करना, हो सकता है कि सही तरह से डाइट ना उसे मिल रही हो, ठीक है। फिर अपने पेशेंट को फैसिलिटेट करना, जितना आप हो सके उसकी बात सुनो, और जितना उसके इजीनेस के अकॉर्डिंग आप काम करो, ठीक है। फिर आप उसका ऐसे रिस्पॉन्सिव दो कि उससे लगे कि हाँ आप उसके साथ हमदर्दी जता रहे हो। फिर आप उसको ट्रस्ट में लाओ, वैलिडेट करो, ताकि उसे पता चले हाँ जो आप बातें बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, आपने इतने कॉन्फिडेंस से बोलना है। फिर आप रीअश्योरेंस करो कि आपके पेशेंट को आपकी बात समझ लगी है कि नहीं लगी, फिर समराइज करो और हाईलाइट्स जो है वो आप आगे ट्रांसफर कर दो। अब ट्रीटमेंट जो है वो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के जरिए से भी होती है और नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के जरिए से भी होती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पढ़ेंगे, मतलब के ऐसी तदबीर, इंटरवेंशन का मतलब होता है तदबीर, ठीक है, आइडियाज, फॉलो अप प्लान, ठीक है, जो कि आप मेडिसिन को यूज किए बगैर करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेशेंट आए, वो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, जिससे उसकी चलने फिरने की जो जिंदगी है वो जाती जा रही है, वो सांस बहुत फूल रहा है, उसको और बहुत सी बीमारियां हो रही है, डायबिटिक, प्री डायबिटिक है वो, तो मैं क्या करूंगी, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ पहले लेकर जाऊंगी, जिसमें मैं देखूंगी, उसे कहूंगी आप अपना वेट कम करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, उसे डाइट प्लान बना के दूंगी, आपने ये चीजें लेनी है, ये चीजें आपने नहीं लेनी, ठीक है। वॉक पर जाना है आपने, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठना है, लास्ट में वर्कआउट करना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ये आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। अब कुछ आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज आ जाती हैं। जो आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज हैं उसमें आपके पास सबसे पहले बिहेवियरल थेरेपी होते हैं। बिहेवियरल थेरेपी आपके पास क्या होती है कि आप उसके बिहेवियर में चेंज लाओ, जो भी आपका पेशेंट है उसके बिहेवियर में चेंज लाओ। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ओबीस पेशेंट की, तो मैं बिहेवियर में चेंज ला रही हूँ, उसकी डेली लाइफ को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। फिर आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा पेशेंट डिप्रेस्ड है किसी चीज की वजह से, तो हम उसे रियलिटी की तरफ लेकर आएंगे। आप इस चीज को छोड़ दो, अभी ऐसा सोचो, ठीक है। फिर वैलिडेशन थेरेपी, वैलिडेशन थेरेपी में क्या होता है, आप अपने पेशेंट के साथ बात करते हो और उसका ट्रस्ट डेवलप करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी चीज पे उसका ट्रस्ट खत्म हो गया, वो डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जा रहा है, तो आप जो है उसका ट्रस्ट जो है वो डिवेलप करवाओगे। फिर रेमिनिसेंस थेरेपी, रेमिनिसेंस थेरेपी क्या होती है, कि जो आपकी पहली थेरेपी आप कर रहे थे उसी थेरेपी को आप रिपीट करते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो सा है कोई पेशेंट आया है, ठीक है, और उसने मुझे, उसको कोई पुरानी कोई प्रॉब्लम थी, जैसे वेट गेन का ही हम ले लेते हैं, पहले उसका वेट ज्यादा था, उसने कम किया, अब दोबारा ज्यादा हो रहा है, तो मैं पिछली वाली थेरेपी उसको यूज करवाऊंगी कि आप दोबारा से वही बिहेवियरल थेरेपी करो, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट थेरेपीज आपके पास है, आर्ट थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, डिफरेंट एक्टिविटीज थेरेपी है, ताकि आपका माइंड चेंज रहे। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज है, मतलब जिसमें आपको अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है। एरोमा थेरेपी जिसमें खुशबुओं के जरिए से आपको
ट्रीट किया जाता है। कुछ लोगों को खुशबुएं बहुत पसंद है, तो मेडिटेशन थेरेपी है आपने इसके पास, ब्राइट लाइट थेरेपी है, तो कहते हैं कि डे लाइट में निकले, अपना माइंड चेंज करें, अंधेरे में मत बैठें। फिर मल्टी सेंसरी अप्रोच है, जिसमें आप ढेर सारी थेरेपी को मिलाकर जो सा है अ, एक थेरेपी बना सकते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा आप इंटरपर्सनल थेरेपी भी करवाते हो कि पेशेंट को कहोगे अपने आप में चेंजेस लाओ, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी है कि उसकी समझ बूझ के रिलेटेड उसके बिहेवियर में आप चेंजेस लाओ। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, इकोइंग बच्चे क्या होता है? इको का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बार बार मतलब आवाज का आपका दोबारा सुनना। तो इकोइंग यहाँ पे हमारी जो इंटरव्यू में है, मेडिकल इंटरव्यू में इकोइंग का मतलब ये है कि आप बार बार अपनी चीज को रिपीट करो। इससे क्या होता है, आपका पेशेंट जो सा है उसके माइंड में बात बैठ जाती है, वैलिडेशन पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा किसी और का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेकिंग बैड न्यूज, मतलब कि जो बुरी खबर है वो आपने कैसे अपने पेशेंट को बता दी। ठीक है, आपको पता है सबसे ज्यादा मुश्किल यही होता है कि आप अपने पेशेंट के रिलेटिव्स को या अपने पेशेंट को कोई ऐसी बुरी खबर बताओ जो उसकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। ब्रेकिंग बैड न्यूज में आपके पास क्या हो सकता है कि कोई ऐसा डिजीज है जिसका क्योर नहीं है। ठीक है, कोई रिलैप्स ऑफ डिजीज हो गया, रिलैप्स मतलब वापस आ गया कोई डिजीज, फॉर एग्जांपल कैंसर था हमारे पेशेंट को, उसने थेरेपी करवाई, वो ठीक हो गया, फिर दोबारा हो गया। ठीक है, तो ये उसके लिए बैड न्यूज है। अब पता चल गया बेबी मर गया है, आपके रिलेटिव मर गए, तो ये बैड न्यूज है जिसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए फिजिशियन जो है वो काफी एक्सपीरियंस से रिक्वायर्ड है, क्योंकि एकदम से नहीं आता है ये। ठीक है, तो लेकिन हमारे जो बायोसाइको सोशल मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए कोई भी बुरी न्यूज को बताने से पहले। पहला स्टेप है सिटिंग एंड सेटिंग, कि बैठना कैसा है और आपने किस तरह से इन्वायरमेंट सेट करना है। ठीक है, इन्वायरमेंट जहाँ पे आपने बुरी खबर देनी है, ठीक है, वहां पर आप उसके लिए आपको प्राइवेट रूम होना जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसी बैड न्यूज हो सकती है जो आप सबके सामने ना दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आया, उसको HIV है, तो हम सारे हॉल में थोड़ी ना कह सकते हैं आपको HIV है। तो एक सेपरेट प्लेस होना जहाँ पे फिजिशियन, पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव अगर इम्पोर्टेंट है तो हो। ठीक है, फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स, के खाली पेशेंट ना हो, उसके फैमिली मेंबर्स उसके आसपास हो, ताकि जब आप उसे बैड न्यूज के बारे में बताओ तो वो अकेला ही उससे सफर ना करे। ठीक है, लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उनके जो घर वाले हैं, फैमिलीज हैं, वो उनको सपोर्ट करें बुरे टाइम में। ठीक है, तो इसलिए आपके फैमिली मेंबर्स को या किसी इंपॉर्टेंट बंदे को साथ में शामिल करना जरूरी है। इसके बारे में आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि आपके साथ कोई आया हुआ है तो मैं उसके सामने आपकी बात शेयर कर दूं। तो अब पेशेंट की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है किसी के सामने बात या नहीं। ठीक है, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह होनी चाहिए कि आपका पेशेंट और डॉक्टर जो वो कंफर्टेबली बैठे हो। ठीक है, एक दूसरे के सामने आराम से बैठे हो, और डिस्टेंस जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस हो, ज्यादा दूर भी ना हो ज्यादा करीब ना हो, ताकि आपका पेशेंट और आप दोनों काम रहो, अटेंटिव रहो, और एंशियस फील ना करो, एंजाइटी आपको फील ना हो। ठीक है, फिर लिसनिंग मोड, कि आप जो है अगर तो आपके पेशेंट ने आपको कुछ कहा है तो उसके बाद आप उसे सुनो। ठीक है, आराम से सुनो। फॉर एग्जाम्पल आपने उसे बता दिया कि बुरी नजर थी और वो जो सा है गिले शिकवे करना शुरू हो गया, तो आप सुनो, ये एथिक्स में आता है कि आप उसकी बात सुनो, उसको हौसला दो। ठीक है, और फिर अवेलेबिलिटी, जो भी आपके पेशेंट के डाउट्स हैं जिन भी चीजों के बारे में वो सफर कर रहा है, उसे लग रहा है कि उससे पता होना चाहिए चीजों के बारे में, तो आप अवेलेबल रहो और उसको बताओ। फिर स्टेप टू आ जाता है। स्टेप टू का मतलब होता है, स्टेप टू है आपके पास पेशेंट्स परसेप्शन,
ठीक है। पेशेंट्स परसेप्शन का मतलब है कि जो चीज आप बता रहे हो, जो भी चीज आपने बताई है पेशेंट को, पेशेंट उसको किस तरह से अज्यूम कर रहा है, किस तरह से उसको ले रहा है, ये क्या चीज है। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बताते कुछ है पेशेंट्स को और वो समझ कुछ बैठते हैं। ठीक है। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेरी ग्रैंड मदर का गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो उनका ऑपरेशन करना था। तो डॉक्टर ने दो उनको बताया, ये उनका गोल ब्लेडर का ऑपरेशन है, पित्ते का ऑपरेशन है। लेकिन वो समझ के बैठी थी कि उनका दिल का मसला, वो कही थी कि मैंने अब ठीक नहीं होना, मैंने अब ठीक नहीं होना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पेशेंट को बताओ और ये अश्योर करो कि वो पेशेंट किस तरह से उस चीज को ले रहा है, उससे सही आपका बात सुनी है कि नहीं सुनी। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आपके पेशेंट को समझ आए आपकी। ठीक है। देन इनविटेशन। इनविटेशन में क्या होता है कि आपके पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी अपनी इलनेस के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन सम टाइम ये ज्यादा चीजें जानना उनके लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं, हर जगह पे जब आप किसी को बताओ कि आपको कैंसर है, या आप किसी को बताओ कि भी आपको डिप्रेशन हो गया, तो उनके दिन अब तो मेरी जिंदगी खत्म ही हो गया, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। आप बताते हो जो आपको ये सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स हैं, ऐसे भी हो सकता है। या अगर आपको कोई पेशेंट पूछे कि कैंसर की क्या सिग्नल, उसे लग रहा है कि उसे कैंसर है, लेकिन आप बता रहे हो उसे कैंसर की क्या सिम्टम, आप बताना शुरू कर दो, और वो यही सोचना बैठ जाएगा कि अच्छा मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर ये भी है। तो उतनी इंफॉर्मेशन देनी है जितनी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। और लेकिन ये नहीं करना कि बिल्कुल ही आप इन्फॉर्मेशन ना दो, ये पेशेंट का राइट है कि उसे पता हो उसे क्या है। ठीक है। फिर नॉलेज। जब आप पेशेंट को बैड न्यूज के बारे में बताए तो उससे पहले आपने उसे वार्निंग देनी है कि आपके लिए एक बुरी खबर है, ताकि वो मेंटली और जो है फिजिकली खुद को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है। और फिर एम्पैथी आ जाती है कि जो डॉक्टर्स है उनका काम है कि आप, उनके एथिक्स में आता है कि वो इमोशन शो करें। ठीक है। ये उनकी जॉब का हिस्सा है कि अगर उन्होंने कोई बुरी न्यूज बताई है अपने पेशेंट को, तो वो उससे रिलेटेड इमोशन शो करें कि हाँ, तो उन्हें भी बुरा लग रहा है। ठीक है। इससे क्या होता है, अगले बंदे को काफी हौसला मिल जाता है। फिर समराइजेशन है कि जो भी आपकी डिस्कशन हुई है आप उसको समराइज करो, खुलासा करो उसका, और उससे फिर एक दफा में पेशेंट को बता दो, ताकि उसके क्वेश्चंस और कंसर्न जो हैं वो कवर हो जाए। फिर प्लान ऑफ एक्शन आपने बताना है कि अब हो तो गया काम खराब, बैड न्यूज आ तो गया, अब इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, अपने पेशेंट के रिलेटेड जो भी आपने प्लान बनाया है वो आप उसे बताओगे कि हम इस प्लान को लेकर चलेंगे, ऐसे करेंगे तो आपका जो भी मसला है वो ठीक हो सकता है। ठीक है। तो प्लान ऑफ एक्शन एंड में बताना जरूरी है, ताकि आपके पेशेंट को हौसला हो, उससे पता चले हाँ भी मैं क्योर हो सकता हूँ, मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बच्चे, एरोमा थेरेपी का मतलब ये है कि आप जो खुशबुओं के जरिए से थेरेपी करते हो, पीस ऑफ माइंड लेते हो, तो अरोमा थेरेपी करते हो। अरोमा थेरेपी बहुत सी चीजों के साथ की जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक्यूपंक्चर के साथ की जाती है, कपिंग के साथ की जाती है, मसाज के साथ की जाती है। ठीक है। एक्यूपंक्चर होता है जिसमें आप नीडल जो है वो बॉडी के ऊपर लगाते हो, डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। और उसके साथ में आप कोई अच्छी अच्छी खुशबुएं, जैसे मोती की खुशबू, गुलाब की खुशबू, चमेली की खुशबू, अ, लवेंडर की खुशबू, ये चीजें जो है कि आपके माइंड को सूद करती हैं, आराम देती हैं। ठीक है। तो एरोमा थेरेपी आप किसी थेरेपी के बगैर भी कर सकते हो और किसी थेरेपी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर किसी ना किसी थेरेपी के साथ की जाती है। जैसे मेडिटेशन के साथ कर सकते हो, जिसमें आप अपने माइंड को फोकस करते हो, कोई ना कोई खुशबू सूंघ रहे होते हो, इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। ठीक है। और किसी का कोई और क्वेश्चन हो? ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट स्टेप के आपके पास इंडिविजुअलाइज डिस्क्लोजर मॉडल। इसमें आप क्या करते हो
कि पेशेंट और फिजिशियन की वन टू वन डिस्कशन होती है, और आप ये अंदाजा लगाते हो कि पेशेंट क्या चीजें जानना चाह रहा है, क्या चीजें नहीं जानना चाह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसे बताते हो। ठीक है, जो भी बैड न्यूज है। फिर फुल डिस्क्लोजर मॉडल है, इसमें आप अज्यूम करते हो कि आपका पेशेंट जो सा है वो इस हालत में है कि वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सके, जो भी बैड न्यूज है उसको सह सके। तो आप सारी की सारी बात जो है उसे एक ही साथ बताते हो, जिसमें आप उसको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीजें बताते हो। ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है कि हम पेशेंट को नहीं बताते हैं कि आपको ये चीज है, ये चीज है, हम उसके रिलेटिव्स को बता देते हैं, हमें अगर लग रहा हो कि पेशेंट सह नहीं सकता। ठीक है, और समटाइम्स हम पेशेंट को ही सारा कुछ बता सकते हैं, इसके बहुत से रीजंस हो सकता है पेशेंट स्ट्रोंग हो सकता है पेशेंट के साथ कोई ना हो, तो हमने पेशेंट को ही बताना होता है। ठीक है, फिर है पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर। पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर में क्या करते हो, आप पेशेंट को उसके डिजीज के बारे में बताते हो। ठीक है, और फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पार्ट्स में डिलीवर करते हो। अगर आपको लगे कि अप्रोप्रिएट है, इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, तो आप उसे बता देते हो। ठीक है, अगर आपको लगे नहीं इंपॉर्टेंट तो आप नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर ये वाला मॉडल जो है ये एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ये पेशेंट का हक है कि आप उसको बताओ कि उसको क्या है। ये पेशेंट का हक है कि उसे पता हो उसकी बॉडी के साथ उसके माइंड के साथ क्या हो रहा है, और ये एक डॉक्टर की ड्यूटी है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ड्यूटी है कि वो पेशेंट को हर चीज के बारे में साफ साफ बताए। ठीक है, फिर नॉन डिस्क्लोजर मॉडल है। नॉन डिस्क्लोजर मॉडल जो सा है उसमें आप कुछ भी नहीं बताते, पेशेंट को धोखे में रखते हो कि आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस पेशेंट के इस मॉडल के दो जो है वो हो सकते हैं कंडीशन, कि अगर आपका आपके जो पेशेंट के रिलेटिव है उन्होंने कहा हो कि आप पेशेंट को सारी चीज ना बताएं, पेशेंट को ना बताएं उसको क्या है। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि आप खुद नहीं बताना चाह रहे, आपको लग रहा है कि आपका पेशेंट नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया ये राइट है पेशेंट का, उसे पता हो। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, जो आपके पास सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये बता भी सकते हो और नहीं भी बता सकते। इसके और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं, अगर आप नहीं बता रहे कि आपका जो सा पेशेंट है वो डिनायल सिचुएशन में है, कि वो मानना नहीं चाह रहा किसी चीज को, उसका डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है, या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही कि आप अपने पेशेंट को सारी चीजें बता सको। ठीक है, तो इस वजह से नॉन डिस्क्लोजर मॉडल भी आप तो डिफरेंट कंडीशन में यूज कर सकते हो। अब नॉन डिस्क्लोजर मॉडल की जो है वो एडवांटेजेस क्या है, कि इसमें डॉक्टर का कम टाइम लगता है, मतलब ये जो सारे मॉडल्स हैं इसमें एडवांटेजेस क्या है कि डॉक्टर का कम टाइम लगता है, और जो लोग हैं जो इंफॉर्मेशन जानना चाहे ना जानना चाहे उनको आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। बेटा मैं इकोइंग के बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इकोइंग का मतलब होता है अपनी बात को बार बार कहना। ठीक है, इकोइंग इसमें ऐसे रिलेट कर रहा है कि आप अपनी पेशेंट जो भी है, आप जब उसके साथ इंटरव्यू कर रहे हो या उसके साथ आपने प्लान बना लिया, तो आप बार बार उसे एक बात कहो जो आपको लग रहा है कि पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, वो बात उस बंदे के दिमाग में बैठ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने पेशेंट को कहूँ तुमने शुगर नहीं खानी, आपने शुगर नहीं खानी, नहीं खानी, किसी भी सूरत में नहीं खानी, अगर मैंने उसे ये इतने फोर्स के साथ और बार बार बात कही है, तो जब वो शुगर खाने का उसके माइंड में एक दफा इको जरूर होगी, मेरी बात, मेरी आवाज उसके माइंड में इको जरूर होगी कि डॉक्टर ने ये बोला था। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? बच्चे, इंडिविजुअलाइजेशन जो डिस्क्लोजर्स का मतलब ये है कि वन टू वन आपकी डिस्कशन होती है पेशेंट की डायरेक्ट, या फिजिशियन की डायरेक्ट पेशेंट के साथ। ठीक है, तो आप उसको बताते हो सारा कुछ, मतलब उसमें आप जो है इर्द गिर्द के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते। इसके बहुत से रीजन हो सकता है पेशेंट अकेले ही बात सुनना चाहता है, अपने रिलेटिव्स के सामने नहीं सुनना चाहता, या फिर पेशेंट जो है ही प्रेफर करता है कि उसी को बात बताओ, या पेशेंट के साथ उसका कोई रिलेटिव मौजूद ना हो। और किसी का कोई क्वेश्चन?
ठीक है। मुझे लगता है किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अपना आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे। फिर इंशाल्लाह क्राइसिस जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको नोट्स प्लस जो आपके ऑडियो वीडियो लेक्चर्स हैं वो शेयर हो जाएंगे ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।